एक सुयोग्य प्रबंधक नियंत्रण कार्य के माध्यम से विपरीत व्यावसायिक परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर लेता है। यदि एक प्रबंधक अच्छा है, सुयोग्य है, तो वह नियंत्रण की प्रणालियां अपनाकर जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं संगठन के सामने, उनको भी हल कर लेता है। एक प्रबंधक के लिए उसका प्रबंधन में नियंत्रण कार्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यदि वह सही समय पर इन विचलनों का, इन अंतरों का पता लगा लेता है जो वास्तविक परिणाम और इच्छित परिणामों के बीच में उत्पन्न हुए हैं, तो इसका वह समाधान निकालकर अपने संगठन के लिए अधिक अच्छे अवसर ढूंढ लेता है। यह उसके नियंत्रण कार्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह केवल कार्य को विधिवत चलाने में ही सहायता नहीं करता, बल्कि द्रुत गति से अग्रसर होने के लिए भी आश्वस्त करता है। देखिए, जब एक प्रबंधक को यह पता लग जाता है कि उसके लक्ष्य की प्राप्ति में इस प्रकार की समस्याएं आई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, उसका उसने पता लगा लिया है, तो अगली बार वह उन बाधाओं को पहले ही हल कर लेगा, उन समस्याओं को पहले ही दूर कर लेगा, जिससे कि वह द्रुत गति से आगे बढ़ सकेगा। जो लक्ष्य पहले से निर्धारित किए गए थे उन्हें प्राप्त करता है, नियंत्रण प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, नियंत्रण कार्य जो है यह प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह अगली बार की योजना बनाने के लिए प्रबंधक को मदद करता है। नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। जो हमने योजनाएं बनाई थी, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, इससे नियंत्रण संबंधित होता है। नियंत्रण इस बात का भी आश्वासन है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे योजना बनाते समय, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी संसाधन एक संगठन के पास हैं, एक उपक्रम के पास हैं, उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ, कुशलतापूर्वक उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसे प्रभावी और दक्षतापूर्ण तरीके से यह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको देखने का कार्य नियंत्रण के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। नियंत्रण कार्य को वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित कार्य से तुलना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, नियंत्रण कार्य को जो वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित कार्य से तुलना के रूप में हम बता सकते हैं कि जो वास्तविक निष्पादन हुआ है, जो वास्तव में परिणाम प्राप्त हुए हैं, ये परिणाम हमारे इच्छित परिणामों से कितने नजदीक हैं। जो इच्छित परिणाम हम प्राप्त करना चाहते थे, क्या ये इसके पास में हैं या इनसे बहुत दूर हैं। जैसे कोई कंपनी 10,000 यूनिट उत्पादन का इन्होंने लक्ष्य रखा, लेकिन यह अभी 2,000 यूनिट ही उत्पादन कर पाई, यानी अभी भी यह अपने इच्छित लक्ष्य से बहुत दूर है। और कोई हो सकता है उपक्रम 9,999 यूनिट उत्पादन कर ले, लक्ष्य 10,000 का है, उत्पादन 9,999 या 990 का उन्होंने रख लिया है। तो यहां पर क्या हुआ, वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि वास्तविक निष्पादन पूर्व निर्धारित जो कार्य थे उनके कितने नजदीक हैं, पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य थे उनके कितने नजदीक पहुंच गए हैं। अधीनस्थों से नियोजित परिणामों की इच्छा रखने के लिए एक प्रबंधक को उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। देखिए, जो नियोजित परिणाम हैं, जो परिणाम एक संगठन को चाहिए, जो इच्छित परिणाम होते हैं, उन इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो अधीनस्थ हैं उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इसमें प्रभावी कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसमें क्रियाओं के नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि वास्तविक लक्ष्य, जो इच्छित लक्ष्य थे, उनके समीप पहुंच सके। नियंत्रण से निष्पादन एवं मानकों के विचलन का ज्ञान होता है। देखिए, नियंत्रण कार्य के अंतर्गत जो निष्पादन है, जो परिणाम है, तथा उन परिणामों में कोई विचलन आया है तो उसका पता चलता है। इन विचलनों का विश्लेषण करता है,
तथा उन्हीं के आधार पर उसके सुधार के लिए कार्य करता है। और प्रबंधक इन विचलनों का, इन अंतरों का विश्लेषण करेगा, किन कारणों के कारण ये अंतर आए हैं, विचलन प्राप्त हुए हैं, या किन समस्याओं के कारण से हम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जाएगा। इन सारी चीजों का यहां पर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनमें सुधार करने का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा भविष्य के लिए नियोजन करने में सहायता मिलती है। देखिए, जब समस्या का पता लगा लिया है, एक संगठन ने समस्या का पता लगा लिया है कि इस समस्या के कारण हमारे परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वह क्या करेगा, आगे के लिए उस समस्या का समाधान ढूंढेगा और आगे सही परिणाम प्राप्त करेगा। जब हमें यह पता लग गया है कि बच्चे के 95% का लक्ष्य था और प्री बोर्ड के अंदर उसके 80% अंक आए हैं, अब यह हमें पता लग गया कि उसके घर में वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें व्यस्त होने के कारण उसके अंकों में यह विचलन आया है, तो आगे वह ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाएगा बच्चा और बोर्ड परीक्षा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। या हो सकता है ये हो कि भाई इसके कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए थे, जिसके कारण वह प्री बोर्ड में 80% ही अंक प्राप्त कर सका, तो वह उन अध्यायों पर, उन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार जो हमारे अंतर आया है, जो समस्या आई है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया के एक चक्र को पूरा करता है तथा अगले चक्र के नियोजन में सुधार करता है। देखिए, प्रबंध प्रक्रिया का जो चक्र होता है उसको नियंत्रण कार्य द्वारा पूरा किया जाता है। नियोजन से यह चक्र प्रारंभ होता है, यह हमने देखा भी था। नियोजन के बाद में संगठन का यानी कार्यों का बंटवारा होता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाते हैं उनका। इसके बाद में संगठन में उपक्रम में नियुक्तिकरण यानी उचित कार्य के लिए उचित व्यक्तियों की भर्ती का कार्य किया जाता है, निर्देशन का कार्य किया जाता है, और फिर नियंत्रण यानी परिणामों के अंदर जो विचलन है उनको पता लगाया जाता है। तो जो ये चक्र होता है यह नियंत्रण पर आकर समाप्त होता है। नियोजन से प्रारंभ हुआ है और नियंत्रण पे आके समाप्त हुआ है, लेकिन यहां से अगली बार के लिए नियोजन का रास्ता खुलता है। नियंत्रण पे एक चक्र तो पूरा हो गया है, लेकिन अगले चक्र के नियोजन में सुधार लाने का काम भी इस नियंत्रण कार्य के माध्यम से ही किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों की विचलनों का पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, ताकि नियोजन के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह परिभाषा दी कुंट्ज तथा ओडोनेल ने, और ये क्या कर रहे हैं, देखो, प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमापों की विचलनों का पता लगाया जाता है। एक संगठन ने जो प्रमाप, जो स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, उनका वास्तविक परिणामों से विचलन पता किया जाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। और यदि विचलन बहुत ही अधिक हैं तो उन्हें दूर करने का एक संगठन बहुत प्रयास करता है। सुधारात्मक कार्यवाही के द्वारा वह विचलनों को दूर करने का कार्य करता है, ताकि नियोजन के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए, जो प्लानिंग हमने की थी उसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उसके अनुसार लक्ष्य पूरे हो सके, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, इसके लिए ये सुधारात्मक कार्यवाही बहुत आवश्यक होती है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। यह परिभाषा दी कोटलर ने। कोटलर कहते हैं कि जो वास्तविक परिणाम हैं उनको इच्छित परिणामों के निकट लाने का जो भी प्रयास एक संगठन करता है वह नियंत्रण के माध्यम से ही करता है। यदि कोई विचलन प्राप्त होते हैं तो वह उन विचलनों को दूर करके और इच्छित परिणामों के पास जाने का कार्य करता है।
अब आगे है नियंत्रण की प्रकृति। देखिए, नियंत्रण एक उद्देश्य मूलक कार्य है। नियंत्रण का कार्य लक्ष्य आधारित होता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य है। दूसरा है नियंत्रण सभी स्तरों पर की जाने वाली क्रिया है। नियंत्रण एक संगठन के सभी स्तरों पर की जाने वाली क्रिया है, चाहे वह उच्च प्रबंधन हो, चाहे वह विभागाध्यक्ष हो, मध्यम प्रबंधन हो, चाहे वह परिचालन प्रबंधक हो, सभी जगह पर यह नियंत्रण का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ सभी विभागों में भी नियंत्रण का कार्य किया जाता है। वे अपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो भी परिणाम आए हैं उनको इच्छित परिणामों से उनका अंतर करते हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं सामने आई हैं उनको दूर करके उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्य करना होता है। नियंत्रण एक सतत कार्य है। देखिए, संगठन में नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह कार्य निरंतर चलता रहता है। नियंत्रण का कार्य किया जाता है, इच्छित परिणामों के पास पहुंचा जाता है, और जो समस्याएं आई हैं वे आगे न आए, इसका भी कार्य किया जाता है। नियंत्रण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान करते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, जो कि एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। नियंत्रण एक पीछे की ओर व आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है। देखिए, नियंत्रण कार्य के अंदर पीछे की ओर देखा जाता है, पहले क्या गलतियां हुई, क्या समस्याएं आई जिनके कारण हमने परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं, और आगे की ओर देखने का तात्पर्य है कि आगे वे समस्याएं नहीं आए, उनका समाधान करके लक्ष्यों तक पहुंचा जाए। यह आगे देखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नियंत्रण का महत्व। देखिए, नियंत्रण के कुछ महत्व हैं। क्या हैं? संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण के द्वारा एक संगठन अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको प्राप्त करता है। यह नियंत्रण जो कार्य है यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मानकों की यथार्थता को आंकना। देखिए, नियंत्रण कार्य के द्वारा जो मानक हमने निर्धारित किए थे उनकी यथार्थता को मापा जाता है। एक बालक है, उसने लक्ष्य तो अपना निर्धारित कर लिया 95% अंक का, लेकिन जब उसके परिणामों को देखा गया तो फर्स्ट टर्म में उसके 60% अंक आ रहे हैं, सेकंड टर्म में उसके 75% तक ही अंक आ रहे हैं, और जो प्री बोर्ड हुआ उसके अंदर उसके 72% ही अंक आ रहे हैं। इनसे यह पता चलता है कि वह एक औसत दर्जे का छात्र है। यानी वह जो ये लक्ष्य उसने निर्धारित किया था 95% का, यह बहुत अधिक उसने क्या कर लिया है, निर्धारित कर लिया है। वह लगातार मेहनत करता जा रहा है लेकिन फिर भी उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहां बहुत अधिक अंतर है। तो यहां पर उसे अपने मानक की यथार्थता को जांचना चाहिए और सही मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करने चाहिए। यदि वह 80% अंक का अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो निसंदेह वह उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो मानकों की यथार्थता को आंकने का कार्य भी नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग। देखिए, नियंत्रण के द्वारा संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने में भी सहयोग प्राप्त होता है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार, और नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में भी मदद मिलती है। उन्हें भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता। देखिए, इसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं कि हमें किन लक्ष्यों तक पहुंचना है, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी आदेश दिए जाते हैं और जो अनुशासन एक संगठन में होना चाहिए वह सुनिश्चित हो पाता है। अब हम इन महत्व के बिंदुओं को विस्तार से देख लेते हैं। नियंत्रण का महत्व। पहला, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके विचलनों का पता लगाता है। देखिए, यह संगठनों के लक्ष्यों की ओर, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है एक संगठन को। साथ ही साथ जो विचलन उत्पन्न हुए हैं मापन करने पर, उन विचलनों का पता लगाकर यह उनको दूर करने का कार्य करता है। जो लक्ष्य, जो इच्छित लक्ष्य थे, देखिए, हर संगठन के कुछ ना कुछ इच्छित लक्ष्य होते हैं, इच्छित परिणाम होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है। और जब कार्य होते हैं तो कुछ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक परिणाम।
इनका मापन करने पर जब यह कोई विचलन प्राप्त कर लेता है कि भाई इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा अंतर आ रहा है, तो इन विचलनों को, किन कारणों से ये विचलन उत्पन्न हुए हैं, उनका पता लगाया जाता है और दूर करने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई विचलन प्रकाश में आता है तो उसके सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है, वह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। नियंत्रण द्वारा उन विचलनों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उनमें सुधारात्मक कार्य किया जाता है, साथ ही साथ संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहयोग किया जाता है। ये विचलन दूर कर दिए जाएंगे तो ये वास्तविक परिणाम, इच्छित परिणामों के निकट पहुंच जाएंगे, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है मानकों की यथार्थता को आंकना। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्य पूर्णता को सत्यापित कर सकता है। देखिए, अच्छी नियंत्रण प्रणाली को अपनाकर प्रबंधक यह पता कर सकते हैं कि जो मानक उन्होंने निर्धारित किए थे वो उचित हैं या नहीं, क्या उन्हें प्राप्त किया भी जा सकता है। एक जो फर्म है, उस फर्म की उत्पादन क्षमता 4000 यूनिट है, यानी वह एक वर्ष में केवल 4000 यूनिट ही उत्पादन कर सकती है, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह किया है 20,000 यूनिट का, यानी लक्ष्य तो ये बना लिया है और उत्पादन क्षमता कितनी है, 4000 यूनिट की। तो क्या यह यथार्थता की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या यह उत्पादन हो पाएगा? यह लक्ष्य कभी पूरा किया जा सकेगा? देखिए, इसके लिए उसे अपने संसाधनों की वृद्धि करनी पड़ेगी, बहुत सारे संसाधन जुटाने होंगे, तब जाकर वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो यह नियंत्रण के माध्यम से सत्यापित होता है कि जो मानक हैं वे यथार्थ हैं, क्या उनसे उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे, वे उद्देश्य पूरे किए जा सकेंगे संगठन के द्वारा। तो यह नियंत्रण के द्वारा ही पता चलता है। नियंत्रण प्रणाली से संगठन में होने वाले परिवर्तनों की सावधानी से जांच पड़ताल की जाती है और संगठन में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी भी नियंत्रण के द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। तीसरा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। नियंत्रण का उपयोग करके एक प्रबंधक अपव्यय तथा बर्बादी को कम कर सकता है। देखिए, नियंत्रण के माध्यम से एक संगठन को यह पता चलता है कि उसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे इच्छित परिणामों से, इच्छित लक्ष्यों से कितनी दूर हैं, और जब वह यह देखता है कि किस कारण से ये इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके अंदर अंतर आ रहा है, तो उसे पता चलता है कि उसके जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है, तो वह उन संसाधनों का सही उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ता है। इससे अपव्यय तथा बर्बादी को कम किया जा सकता है। प्रत्येक क्रिया का निष्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। संगठन में हर क्रिया का जो संपादन होता है वह पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार किया जाता है। जो लक्ष्य पहले निर्धारित कर दिए कि भाई इस तरीके से कार्य को होना है, उसी तरीके से कार्य को किया जाता है। यदि उस तरीके से काम को नहीं किया जा रहा है तो कोशिश की जाती है कि जो कर्मचारी है वह उस तरीके से ही कार्य करे जो कि निर्धारित किया गया है। सभी संसाधनों का उपयोग अति प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण विधि से होता है और नियंत्रण प्रणाली के द्वारा संसाधनों का सही तरीके से उपयोग होता है, कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, उनका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि उन्हें क्या करना है। हर कर्मचारी को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है, किस कार्य को किस तरीके से करना है ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अथवा उनसे किस कार्य को करने की आशा की जाती है जिनके आधार पर उनका निष्पादन मूल्यांकन होगा। देखिए, कर्मचारी को यह पता होता है कि उसे क्या कार्य करना है और किस कार्य को करने की आशा की जाती है, वह किस तरीके से कार्य को करे जिससे कि अच्छा परिणाम प्राप्त हो, क्योंकि उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। इससे कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। जब उनके कार्यों का मूल्यांकन एक संगठन में समय समय पर होता है और उन्हें उसके आधार पर अभिप्रेरणा दी जाती है तो कर्मचारी मोटिवेट होते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। इससे उनकी अभिप्रेरणा में सुधार आता है।
आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। नियंत्रण से संगठन का वातावरण ऐसा हो जाता है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी आदेश की पालना करता है, वह अनुशासन में रहता है। देखिए, जब कर्मचारी की क्रियाओं पर जो वो है कार्य कर रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उसके द्वारा जो परिणाम दिए जा रहे हैं उनको इच्छित परिणामों से मिलाया जाएगा, तो इससे कर्मचारी अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेगा। उसे यह पता है यदि वह अच्छे परिणाम देगा तो उसके कार्यों का मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो पाएगा, साथ ही उसे मोटिवेशन भी दिया जाएगा। इस कारण से वह जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेगा और अनुशासन में रहते हुए वह कार्य संपादित करेगा। इससे अकर्मण्य कर्मचारियों की क्रियाओं का निकट से निरीक्षण करके उनके असहयोग व्यवहार को कम करने में सहायता मिलती है। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो असहयोग की नीति अपनाते हैं, लेकिन जब उनका निकट से मूल्यांकन किया जाएगा, उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, उनकी क्रियाओं को अच्छे से देखा जाएगा, निरीक्षित किया जाएगा, तो उनके समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और उनसे सहयोग प्राप्ति में सहायता मिलेगी। यह भी नियंत्रण के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। कार्य में समन्वय की सुविधा। देखिए, संगठन में कई विभाग होते हैं। ये उत्पादन विभाग है। इसको भी पता है कि संगठन का जो लक्ष्य है वह है 4 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करना, और इसके लिए उसे भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है एक संगठन द्वारा। तो उत्पादन विभाग भी उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। क्रय विभाग भी इस प्रकार की अपने कार्य संपादित करेगा, अपने यहाँ कार्य संपादित करेगा जिससे कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो, और वह भी इस टर्नओवर को प्राप्त करने में संगठन का सहयोग करेगा। इसी प्रकार विपणन विभाग भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। तो इससे संगठन में क्या होती है, समन्वय की भावना विकसित होती है, क्योंकि सभी विभाग मिलकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित रूप से प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ताकि जो ये निर्धारित लक्ष्य है यह प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण उन सभी क्रियाओं तथा प्रयासों को निर्देशन देता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। सभी क्रियाओं, सभी प्रयासों को समन्वित करने का कार्य नियंत्रण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारी पूर्व निर्धारित मानकों से बंधा हुआ होता है। हर विभाग, हर कर्मचारी पहले से जो मानक निर्धारित कर दिए गए हैं उनके अनुसार ही कार्य करता है, तथा वे आपस में सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से समन्वित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने का आश्वासन प्राप्त होता है, जिससे संगठन के लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। देखिए, यदि उत्पादन विभाग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में कहीं बाधा उत्पन्न की जाती है तो नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधक तुरंत इस विभाग के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए इन्हें लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। तो इससे क्या होगा, समन्वय बना रहेगा। मान लीजिए उत्पादन विभाग और विपणन विभाग आपस में समन्वित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन विपणन विभाग उस अनुरूप विक्रय नहीं कर पा रहा है, बेच नहीं पा रहा है सामग्री को, तो क्या होगा, संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रबंधक इनमें नियंत्रण स्थापित करके, इनकी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके इनमें समन्वय बनाने का कार्य करेगा, जिससे संगठन के जो लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। बच्चों, आज हमने नियंत्रण के बारे में जाना, नियंत्रण का अर्थ और उसके महत्व को देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।